तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, ये जो सीरीज आप थंबनेल से देख ही रहे होगे, ठीक है, सीरीज क्योंकि आप थंबनेल से देख ही रहे होगे, कंप्लीटली आपको टारगेटेड नवोदय के लिए बनाया गया है। जो कि अंक गणित की अगर मैं परीक्षा की बात करूं, और बेसिकली मैं सारे उसमें क्वेश्चंस की बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं और क्या रहेगा वो सारी चीजें। बट टारगेटेड अगर इसको देके चलता हूं अंक गणित, तो बच्चों नवोदय के लिए ये बिल्कुल ही अच्छा होगा। और आप निश्चिंत बैठ जाइए, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीटली आपकी मैथमेटिक्स और प्लस साथ ही साथ रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस और सारा कंक्लूड कर देता हूं कि क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ आपके सिलेबस में रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखो, आप सभी का जो है सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तुम्हारा जो पेपर होगा किसका, नवोदय का सर, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ये तुम्हारे एग्जाम का नाम है, ठीक है, प्रवेश परीक्षा। तो ये जो एग्जाम होने वाला है बच्चों आप सभी का जो है, के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले सिलेबस के बारे में समझ लीजिए, फिर हम जो है आगे के बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आप सभी को केवल रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई इंटरव्यू और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको केवल रिटन क्वालिफाई करना है बच्चों। ठीक, और आपके रिटन के लिए मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले बच्चों आप सभी को जो सिलेबस होगा वो है पहला, अगर मैं बात करूं तो वो है अंक गणित अर्थात मैथमेटिक्स। फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें जो है, यानी पेपर के जो सिलेबस है, पेपर का जो आपका सिलेबस है उसमें बच्चों आप सभी को मैथमेटिक्स अर्थात जो है अंक गणित मिलने वाली है। और दूसरा आपको मिलेगा रीजनिंग। ओके, रीजनिंग, रीजनिंग या इसको तार्किक ज्ञान भी बोलते हैं, उसमें पेपर में लिखा है। रीजनिंग जो है बच्चों आप सभी को ऐसा यानी बता के डायग्राम वगैरह बनाया जाएगा, या कोडिंग रिकॉर्डिंग, यानी रीजनिंग के बहुत सारे लेसन्स होते हैं, उसमें क्या कुछ आएगा तो वो सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप सभी को बच्चों एक रीजनिंग मिलने वाला है, प्लस आपको मैथमेटिक्स मिलने वाला है, और थर्ड बच्चों आपको एक लैंग्वेज मिलेगी। ओके, एक लैंग्वेज मिलेगी। अब लैंग्वेज चाहे बच्चे इंग्लिश ले लो चाहे आप हिंदी ले लो, और जनरली अगर हिंदी आप लेके चलते हो तो यहाँ पर जो है आप लैंग्वेज में आप हिंदी मान के चलिए, ये आपको आने वाला है बच्चों। तो सिलेबस उतना ज्यादा हॉट नहीं होने वाला है, केवल आप जो है बच्चों केवल प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे। जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है, सिलेबस को जान लेता है, के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जाते हैं जिनको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता, पेपर के बारे में कुछ पढ़े ही नहीं रहते कि क्या है, क्या आएगा, कैसा क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको ये माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आपको फाइट किससे करना है, अर्थात आपका सिलेबस कितना है, आपको लड़ना किससे है, किस सिलेबस से। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज आप मान के चलिए हिंदी। अब सर आपको बताता हूं मैं कि कितने क्वेश्चंस किसमें क्या आने वाले हैं और बच्चों आपको कैसा उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, ये आपका जो पेपर होगा, जो आपका पेपर होगा बच्चों, ये पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस विल कम। में बच्चों आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन में बच्चों आप सभी को 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं रीजनिंग के। किसके, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन बच्चों आपको मिलने वाले हैं रीजनिंग के। और 25 एंड 25 आपको मैथ्स के, एंड 25 आपको हिंदी अर्थात या हिंदी इंग्लिश कोई भी आप लैंग्वेज चूज करते हो उसके जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी ऑल टोटल आपके पास बच्चों जो है 100 क्वेश्चन आने वाला है। और 100 क्वेश्चन में बच्चों आप सभी को जो है इसी में फाइट करना रहता है, इसी 100 क्वेश्चन में आप सभी को ये सारी चीजें जो हैं कंप्लीट करनी पड़ती हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया। आपका ये जो पेपर कंप्लीटेड होने वाला है बच्चों, ये आपको 2 घंटे का होगा। आपका जो है 2 घंटे का बच्चों यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है नवोदय का। ठीक है, यानी 2 घंटे में आप सभी को ये 100 क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, और हर क्वेश्च्चन आप जो है 1 मार्क से मान चलिए, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, कंप्लीट आपको जो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो है कंप्लीट थ्योरम पता चल गई होगी, क्वेश्चन क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ उसका पैटर्न रखने वाला है। तो आई होप जो है बच्चों ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और ठीक, अगर आपको सिलेबस पता हो गया होगा तो अब हम जो है आगे की फाइट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को और पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ डाउट रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आप सभी को आपका आंसर जो है उसी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपली अब आपको लड़ना किससे है बच्चों, तो लड़ना है मेनली आपका सब्जेक्ट जो होगा रीजनिंग प्लस आपका होगा बच्चों मैथ्स। यही दोनों सब्जेक्ट बच्चों आपके लिए होने वाले हैं, इन्हीं में आप सभी को अच्छे से फाइट करनी है। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की चिंता आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट होने वाली है ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स की अगर आप देख लेते हो तो आपको कंप्लीट ओवरव्यू और विद क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करा दूंगा, तो आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत है नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप आई होप सिलेबस आप समझ चुके होंगे। अब चलिए जो है हम, क्योंकि मैथ्स की क्लास है, आप जो है थंबनेल देख रहे होंगे, तो मैथ्स जो है हम शुरू करेंगे। क्या पढ़ना है मैं आप सभी को पहले बच्चों वो बता देता हूँ। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बढ़िया रफ कॉपी लेके पेन उठा लीजिए, और मैं जो जो बोलूँ उसको नोट करते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले देखिए मैं जो आपका जो है मैथ्स की जो प्लेलिस्ट होने वाली है, तो इसमें आप यही मान के चलिए अप्रॉक्स 15 से 20 चैप्टर जो है आपके पास उस सिलेबस में हैं। तो यही 15 से 20 चैप्टर आप कंप्लीट खत्म कर दीजिए, आपका जो है खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस। तो ठीक, चलिए वो सारी बात की बातें हम होते रहेंगी, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कंप्लीटली स्ट्रेटजी बताऊंगा और रणनीति क्या होनी चाहिए। बट उसके पहले जो मेन आपका सिलेबस है जो इस चैप्टर में आज लेक्चर 1 में हम पढ़ने चल रहे हैं, इसके बारे में हम बच्चों डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला जो चैप्टर है जो लेक्चर 1 है बच्चों, लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर एंड नंबर सिस्टम हमको मैथ्स में ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है, और ये कंप्लीटली आपसे क्वेश्चंस में 125 क्वेश्चन का जो मैथ होता है उसमें आपको फिक्स है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, मैथ्स को पढ़ने से पहले भाई मैथ्स तो आपको पता होगा कि नंबर से मिलकर बनी है, अर्थात अंकों से मिलकर बनी है, डिजिट से मिलकर बनी है। तो डिजिट्स को समझना और डिजिट्स को डीपली में समझना, संख्या को डीपली में इनडेप्थ में समझना वो बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। तो आई होप जो है आपको ये चैप्टर पता चल गया होगा हम चैप्टर जो है पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों। ठीक है, ओके सर, ठीक बच्चों। अब हम बात करेंगे अपना चैप्टर, अपना सिलेबस, और इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कर देता हूं, आप जो है लेक्चर पेन और पेन कॉपी लेके अच्छे से बैठ जाइए। ओके, कंप्लीट। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य अर्थात ये लर्निंग पॉइंट्स हैं, लर्निंग पॉइंट्स को हम पढ़ाऊंगा मैं आपको, और कंप्लीटली इसको बारे में समझाऊंगा भी। जैसा एक पीडीएफ नुमा लेके आया हूं बच्चों, सारे कुछ डाटा आपको टाइप करके, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। ठीक है, बोर्ड्स पे पढ़ाता तो कुछ दिक्कत हो सकती थी, बट पीपीटी के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको ये पीपीटी लिख के लाया हूँ, सारी चीजें यहीं पर हैं, और जो नहीं आएगी उनको मैं यहाँ पर समझाऊंगा भी। ठीक है बच्चों, ओके। तो सम लर्निंग पॉइंट्स क्या है उनको याद ही करना है। में पहला पॉइंट आता है बच्चों आप सभी के पास, और वो है अंक अर्थात डिजिट। ठीक है, अंक अर्थात डिजिट। अंक में समझिए आप, अंक में कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिजिट हैं, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड है, अतः ये जो है 10 डिजिट बन गए, को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में
दार्शनिक प्रणाली अर्थात जिसमें 10 अंकों की प्रणाली, यही हमारी बच्चों दार्शनिक प्रणाली कहलाती है। पूछे दार्शनिक प्रणाली अर्थात जो है बच्चों ये 10 अंकों की प्रणाली, 10 अंकों की प्रणाली की बात हो रही है यहाँ पर, उसी की बात जो है मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ। ये जो दार्शनिक प्रणाली में ये ही 10 अंकों का प्रयोग जो है होता है और इन्हीं के डिजिट्स के बारे में पढ़ा जाता है। अंकगणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों के सहारे बनती हैं। ठीक है, संख्याएं बनती हैं बच्चों अंकों से मिलकर, अंकों से बनकर बनेगी हमारी संख्याएं, और हमारी सभी संख्याएं इन्हीं 10 जो है अंकों से मिलकर बनती हैं हमारी दार्शनिक प्रणाली में, यह कहा गया है। ठीक है, तो अंक आई होप आपको डिजिट्स अच्छे से क्लियर होगा। और दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं, और वो पॉइंट क्या है बच्चों? वह पॉइंट है प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर चलिए देखते हैं बच्चों। कह रहा है जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या अर्थात वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्याएं हम प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बस क्लियर। अच्छा, अब इसके आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है अर्थात प्रदर्शित किया जाता है। किससे बच्चों? कैपिटल एन अर्थात नेचुरल नंबर का पहला जो है वर्ड ले लिया गया, पहला लेटर लेके बना दिया कैपिटल एन, और इसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर को। ठीक है बच्चों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहां पर जो इसका नेचुरल नंबर का एग्जांपल दे रखा है, नेचुरल नंबर कैपिटल एन बराबर कह रहा है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक। अर्थात हम बच्चों 1 से शुरू करेंगे और लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ और संख महासंख होते हुए हम अनंत तक पहुंच जाएंगे और गिनती लिखते चलेंगे। हमारी प्राकृतिक संख्या खत्म होने वाली बच्चों नहीं है। अच्छा, तो ठीक है सर, बट ये बताइए सर कि यहाँ पर जो कैपिटल एन है इसको एक से ही क्यों ही शुरू किया गया है? तो यही बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्राकृतिक संख्या को, आप नोट कर लीजिए एज एग्जाम्पल, कि प्राकृतिक संख्या को बच्चों हम केवल एक से ही लिखेंगे और अनंत तक लिखते जाएंगे, और यहाँ पर एक के आगे की डिजिट्स 0 और -1 -2 वाली चीजें जो हैं बिल्कुल भी नहीं आती, यह गलत हो जाता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है सर। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर की बात करते हैं। तो कह रहा है बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को, प्राकृतिक संख्या का समूह अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या का समूह कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को जो है बच्चों, जीरो को शामिल करने पर अर्थात जीरो को ऐड कर दिया जाए तो जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। यानी आप केवल यहां पर यही पॉइंट समझिए कि जीरो प्लस आपका कंप्लीट नेचुरल नंबर इक्वल्स टू होल नंबर, यही आपका फार्मूला है। आप बादल बना के कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए। यानी जीरो ऐड कर दिया जाए नेचुरल नंबर में बच्चों, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं में अगर जीरो भी सम्मिलित हो जाए तो वह आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। बस ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स देखिए, 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा यहाँ की तुम्हारी जो है पूर्ण संख्याओं की वैल्यू। ठीक है बच्चों। हाँ सर। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों और आगे हम बात करते हैं सम संख्या अर्थात इवन नंबर्स की। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों सम संख्या अर्थात इवन नंबर। सम संख्या अर्थात इवन नंबर। ठीक है, कह रहा है इवन नंबर में कि वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह, वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह जो है विभाजित हो जाती हैं अर्थात डिवाइड हो जाती हैं, कट जाती हैं, हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों,
वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। अच्छा, 2 से डिवाइड कौन होगा बच्चों? तो मैं आपको बता दूं कि जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं अगर 0 2 4 6 7 अगर किसी ही संख्या के लास्ट में आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वह कंप्लीटली 2 से जो है डिवाइड होने वाली है। ठीक है बच्चों, यही बात कह रहा है। तो इवन नंबर्स अर्थात सम संख्या, तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। आपका 4, 8, 40, 84, 1, 1, 2 ये सारी लास्ट में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 यानी 0 2 4 6 7 अगर लास्ट में किसी भी संख्या की आई तो आप ये समझ लीजिए कि वह इवन नंबर है अर्थात सम संख्या है। बस कंप्लीट। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ये इवन या ये ऑड। ऑड नंबर्स कह रहा है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह जो है विभाजित नहीं होती। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए, कह रहा है नहीं होती हैं, विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर्स कहलाती हैं। अब बात आती है सर कैसे विभाजित नहीं होगी, हम इसको कैसे पहचाने, हम इसको कैसे जाने वह संख्या जो है विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। इस चीज को बच्चों हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मैं बता दूं बच्चों आप सभी को कि आप ये अभी देखे थे कि अगर लास्ट में 2 4 6 0 2 4 6 8 आ रहा है किसी भी संख्या की तो वह जो है कट रही थी अर्थात डिवाइड हो रही थी। बट आप यही देखिए कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 ना आए, ठीक है, 0 2 4 6 किसी भी संख्या के अंत में नहीं आ रही है तो आप यह मान के चलिए कि वह जो है विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं हो रही है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 3 7 11 17 87 113 जो है विषम संख्याओं का उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। आगे बात करते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर एक चीज बताना आपको बहुत जरूरी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कंपोजिट नंबर तो लिखा गया है अर्थात जो है यौगिक संख्या लिखा गया है, बट आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि कंपोजिट नंबर को बच्चों, कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। कौन सी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कह रहा है वे सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो अर्थात विभाजित हो यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 4 10 16 40 एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए 40 है तो ये 40 कह रहा है, इसके मतलब ये 40 जो है या तो स्वयं से और एक के अलावा, आप देखोगे इसको हम अगर भाग देंगे तो यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो यानी यह अपने आप से और एक के अलावा बहुत सारे डिजिट हैं जिससे यह डिवाइड हो रहा है अर्थात यह जो है एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बच्चों नहीं है। यह एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर जो है बच्चों यहाँ पर ये नहीं है। आगे हम बात करते हैं, आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको बच्चों आपको याद करना है, तो आप याद कर लोगे आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज रहेगी। अगला आता है हमारे पास बच्चों, वो है अगला हमारे पास आता है वो है बच्चों इंटीजर, पूर्णांक। तो चलिए समझते हैं बच्चों कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इससे पहले मैं ये सब इरेज कर देता हूँ, फिर से आप सभी को बच्चों बताता हूँ। तो प्लीज आप लिखते चलिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट के भी मैं जगह दे दूंगा, आप जो है ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अब ये देखिए पूर्णांक, अब हम बात करेंगे बच्चों पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स की। पूर्णांक अर्थात इंटीजर की। इंटीजर कह रहा है बच्चों संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हों उसे पूर्णांक अर्थात इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, संख्याओं का ऐसा समूह जो है जिसमें 0 के आगे वाली पॉजिटिव वैल्यू और 0 के पीछे वाली अर्थात निगेटिव वैल्यू दोनों सम्मिलित हो आपके इंटीजर अर्थात पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। वही कह रहा है कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो प्लस 0 भी ऐड होगा कहलाएगा पूर्णांक संख्या। आप सभी को बता दूं बच्चों की संख्याएं जो है केवल पॉजिटिव में ही नहीं होती,
वह जो है नेगेटिव में भी बच्चों होती है। -8, -13, -15, -19, 12 जो है ये सारे नेगेटिव में आपके पॉइंट्स हैं, आपके इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक है। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं बच्चों प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या की। प्राइम नंबर्स कह रहा है क्या होती है प्राइम नंबर्स? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात उदाहरण दिया गया है 11, 13, 17, 19। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये 19 है, तो 19 आप बच्चों कमेंट में बताइए कि 19 जो है 19 का जो है आप भाग डिवाइड कहाँ किससे किससे कर सकते हो, किस किस के टेबल में 19 का जो है नंबर आता है, 19 आता है किसी के पास आंसर कि 19 जो है किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं ना। तो वही बात हो रही है कि 19 बच्चों केवल अपने आप से या तो डिवाइड होगा या 19 जो है केवल 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और केवल अपने 1 से डिवाइड होती हैं, इन्हीं दोनों से इनका भाग होता है, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। उनका आप किसी के टेबल में जो है आप वैल्यू नहीं पा सकते है। आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। और दूसरी बात कह रहा है एक से बड़ी, अर्थात वह जो है अभाज्य संख्या प्राइम ही होनी चाहिए, अर्थात जो है पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए। ये नहीं आप बोले कि बच्चों का अगर क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी बच्चों। इंपॉर्टेंट बात कैसे? इंपॉर्टेंट बात कैसे? तो इंपॉर्टेंट बात ऐसे, मान लीजिए कह दिया क्वेश्चन आ गया कि बताइए, ठीक है क्वेश्चन आया बच्चों, देखिए इधर कमान कमान बोर्ड पे, कहाँ है तुम्हारी नजरें, आ जाओ बोर्ड पे। तो क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, मान लीजिए क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बताइए फाइंड आउट, बताइए -19 क्या लिखा है बच्चों? नेगेटिव। क्या लिखा है इधर इधर बोर्ड पे सामने? -19। बताइए -19 एक अभाज्य संख्या है? कमेंट में बताइए जल्दी। एक अभाज्य संख्या है? बता सकते हो कि -19 जो है एक अभाज्य संख्या होगी कि एक भाज्य संख्या होगी? सर हमने तो देखा कि भाई -19 है, इसको तो हम जो है किसी के टेबल में तो आता नहीं, ये अपने आप से डिवाइड होगा। और -19 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 1 और अपने आप से दोनों से डिवाइड हो रहा है, अतः यह एक अभाज्य संख्या होगी। लेकिन बच्चों मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या जो होती है बच्चों, अभाज्य संख्या जो होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा यही कारण है बच्चों कि अभाज्य संख्याएं -19 नहीं होगी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट वहां पे पेपर में आपसे पूछा जाएगा, इन्हीं सब पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करते चलिए। वही चीजें कह रहा है अभाज्य संख्या। अच्छा उसके बाद ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। ये मैं आपको बता दूं दावे के साथ कहता हूं, ये जो है यूपी बोर्ड 2022 में क्लास 10th की पेपर में आया हुआ था, तो आपके आने की जो है बिल्कुल ही गुंजाइश है। क्या कि सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स बच्चों ये क्लास 10th बोर्ड में 2022 में मेरी पेपर परीक्षा में आया हुआ है। आप इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे ये स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए कि ये एसआई है यूपी पुलिस का। क्या है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर? कह रहा है जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त अर्थात मासा अर्थात एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम नहीं बच्चों, एचसीएफ, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ जो है मासा जो है जब एक हो तो वे दोनों संख्याएं जो है सह अभाज्य कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं है यह जो है यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी आपको दो संख्याओं का जोड़ा लेना है और दो संख्याओं के जोड़े में आप उनका मासा निकालिए। अगर मासा बच्चों 1 आ रहा है तो अभी आप समझिए कि वह सहअभाज्य संख्याएं हैं। उदाहरण में 4, 9 और 2, 7,
4 और 9 और 2 और 7 में बच्चों इसका जो है मासा आप निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, तो फैक्टर यहाँ पर जो है बच्चों बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। ऐसे ही 11 13, 11 17, 17 13, यानी अभाज्य संख्याओं का ऐसा समुच्चय कि जिनका जो है केवल मासा हाईएस्ट जो है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो बच्चों, तो वही जो है आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए फिर आगे जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं बच्चों पूरी पीडीएफ को। आगे जो है बच्चों हम आप पहुंचेंगे तो हमको मिल रहा है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट में बच्चों कहा है परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स, जो कि आपके क्लास 7th का टॉपिक है। क्या आप ये समझिए कि आपके नवोदय के जो पेपर्स होता है, जो नवोदय का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो एक क्लास यानी अगर आप 6 का दे रहे हो, 6 में आपको क्लास 8th तक का बेसिक्स वो आपसे बिल्कुल ही पूछा जाएगा। यानी क्लास 8 तक आप बेसिक बिल्कुल कंप्लीट करके चलिए, तभी आप अच्छा स्कोर नवोदय में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको जो है ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, जो कि क्लास 7 का चैप्टर है, वो आपके पेपर में जरूर से जरूर बिल्कुल ही पूछा जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए इसको, कह रहा है रेशनल नंबर्स, इंग्लिश में इसका नाम है वे संख्याएं जो भिन्न के रूप, फ्रैक्शन के रूप, वे संख्याएं जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई हों उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं को a बटा b, जहां a और b पूर्णांक है तथा b डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है जो रेशनल नंबर्स होंगी बच्चों, रेशनल नंबर्स जो होती हैं, रेशनल नंबर को a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जाएगा और v जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, रीजन बताइए। मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया कि बताइए 8 अपॉन 0 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है बच्चों, आप क्या आंसर दोगे? 8 अपॉन 0 क्या है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर 0 से किसी भी संख्या को भाग दिया जाता है तो वो बच्चों आ जाता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आ गया अर्थात वह रेशनल नंबर नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आगे पीडीएफ के बारे में पढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे बच्चों आता है स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हम आगे पढ़ेंगे, तो आप ये कंप्लीट करके चलिए, उसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बार आप जल्दी से पढ़ लीजिए बस। आगे बात आती है बच्चों प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान की। स्थानीय मान में क्या पढ़ते हैं? किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाती है। ठीक है, किसी भी संख्या में किसी अंक द्वारा जो है, यानी संख्या किससे मिलकर बनी होती है? मान लीजिए 8 3 2 4 1, ये संख्या है और संख्या जो है हमेशा अंकों से मिलकर बनी होती है। वही कह रहा है कि यह जो है संख्या में ये जो अंक के स्थान है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 100 लाख, तो ये जो है इनकी प्लेस वैल्यू है। यही जो है स्थानीय मान जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ स्थानीय मान जो है कहलाता है। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट आता है बच्चों की स्थान परिवर्तन से अंकों के स्थानीय मान में भी परिवर्तन हो जाता है। क्लियरली मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाहता है। कह रहा है स्थान परिवर्तन से अर्थात आप अंकों का स्थान परिवर्तित कर दोगे बच्चों। जैसे 8 3 4 2 यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप इसको जो है 8 को आगे कर दो और पीछे कर दो, तो यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है ये बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लेस वैल्यू बदल जाएगी। 1 10 100 1000 10,000 100,000 लाख 10 लाख मिलियंस 10 मिलियंस बिलियन 10 बिलियंस 100 बिलियंस, ये सारी वैल्यू आपकी कंक्लूड हो जाएगी, इधर उधर पलट जाएगी, चेंज हो जाएगी, आपकी सारी कुछ जो है बदल जाएगा। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि स्थान परिवर्तन से अंकों के स्थानीय मान में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, जैसे 432 है, 4 3 2 है, में अंक 432 का स्थानीय मान क्रमशः 4 की बात करें तो 4 हंड्रेड्स पे है इसलिए 400, और 3 जो है टेंस पे है इसलिए 30, एंड 2 यूनिट प्लेस पे है, वंस है तो इसलिए 2 × 1 = 2 हो जाएगा आपका स्थानीय मान।
आगे बात करते हैं बच्चों, तो वो है अंकित मान के बारे में। अंकित मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान जो है वही अंक होता है। अर्थात अगर 832 में अगर 8 का अंकित मान पूछा गया, 8 का जो है अंकित मान बच्चों पूछा गया, तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। तो 8 का अंकित मान बच्चों वही संख्या अर्थात केवल केवल 8 होती है और कुछ नहीं। अभी 8 का स्थानीय मान यहीं पर पूछा जाता, तो 8 का स्थानीय मान आप कहते बच्चों, क्योंकि ये थाउजेंड्स पे है, तो 8 इंटू 1000 इक्वल्स टू 8000, आपका 8000 जो है आंसर आता। बट ये स्थानीय मान है और ये जो है यहाँ पर अंकित मान है। ठीक है, ये अंकित मान का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और दूसरी बात कह रहा है कि स्थान परिवर्तन से अंकों के अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता है। स्थान परिवर्तन कर दोगे अर्थात वंस को हंड्रेड्स पे, हंड्रेड्स को 1 पे कर दोगे, तो अंकित मान आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन चेंजिंग नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। ये सारी चीजें हैं। अंकित मान स्थानीय मान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी बड़ी संख्या छोटी संख्या तो आप इसको जो है पढ़ी होगी। जितने अंकों की बड़ी संख्या उतना लिखना है, उतनी बड़ी संख्या उतना जो है यानी 9 लिखना जाता है। बड़ी संख्या पूछी जाए आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे 1 अंकों की बड़ी संख्या 1 9 लिख दिया, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। तो ऐसे ही अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या 49, जितने अंकों की बड़ी संख्या बच्चों पूछी जाए तो आप उतने 9 लगाते जाइए, आपका जो है बड़ी संख्या कंक्लूड हो जाएगा। और छोटी संख्या की बात करते हैं। छोटी संख्या क्या होगी? स्मॉलर नंबर्स क्या होगी? जितने अंकों की अगर छोटी संख्या कही जाती है, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना हो, एक उससे जो है एक कम शून्य होगा। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। बड़ी संख्या में तो लिखने में दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चों आपको केवल वही लिख देना है कि अगर 9 अंकों की बड़ी संख्या तो 9 बार आप जो है 9 लिख दीजिए, बाकी बात खत्म। लेकिन अगर छोटी संख्या लिखने को कह रहा है, मान लीजिए अगर कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या लिखो, 5 अंकों की, मैं पेज में बताता हूँ आपको। जैसे कह दिया बच्चों कि 5 अंकों की 5 अंकों की छोटी से छोटी, 5 अंकों आपको लिखनी है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए बच्चों आपको कहा जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले आप 1 लिखिए, और 1 लिखने के बाद यहाँ पर 5 अंकों के कह रहा है, तो 5 - 1 = 4। अर्थात 1 लिखने के बाद आप 4 जीरो बढ़ा दोगे, यही आपकी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहलाए। समझ में आया? जैसे बच्चों कहेगा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक लिखने है आपको, तो 5 अंक में सबसे पहले आप 1 लिख दिए और 5 में से घटा दीजिए, आपके पास आई 4। 4 जीरो आप जो है 1 के आगे बढ़ा दीजिए, कंप्लीट आपकी जो है आंसर आपको मिल गया। आपको 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या मिल गई। और बड़ी संख्या लिखनी हो 5 अंकों की बच्चों, केवल आपको जो है 5 बार 9 लिख देना है, बात खत्म। यही आपका फाइनल है, आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे बात करता हूँ। ये हो गया बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे क्या लिखना है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नया आता है बच्चों। चलिए लास्ट में जो है जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। ये कुछ वैल्यू है, इनको पढ़ने के बाद जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपको जो है कॉन्सेप्ट नए नए पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कंप्लीट मैं लिखवाऊंगा और करवाऊंगा। ये फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट क्लास थी, तो सब बेसिक्स के बारे में बताया मैंने और कुछ समझाया कि सिलेबस क्या होने वाला है। उसकी आगे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 15 पॉइंट क्या कहता है बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है। एक अंकों वाली जिसमें सिंगल रैंक होता है, फर्स्ट जो है यूनिट होती है, तो आप देखोगे वो होती है केवल जो है 2 से लेकर 1 से लेकर 9 तक, अर्थात 9 संख्या। फिर 2 अंकों वाली कुछ कुल संख्या पूछा जा रहा है, तो 2 अंकों वाली कुल संख्या क्या करेंगे आप? सबसे पहले हमने 9 लिखा, और 9 में अगर 2 अंकों की पूछा गया है तो
2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आया और इसी की पावर 1 लगा दिया, यही मतलब आया 90। 2 अंकों की कुल संख्याएं 90 होती हैं और 3 अंकों वाली कुल संख्याएं 9 इंटू आपको 10